हेलो दोस्तों, जय एग्ज़ाम कमेटी में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने 1 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन देखे थे। हम लोगों ने सीटेट 8 फरवरी को है और हम लोग सीडीपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम यहाँ पर आप लोग को सीडीपी पढ़ा रहे हैं। जो छात्र सीडीपी तैयारी करना चाहता है और कई बार फेल हो चुका है, वो परेशान है, तो हमारे साथ जुड़कर आप सीडीपी को एक बेहतर बना सकें और प्रत्येक सब्जेक्ट को इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। हम पहले सीडीपी से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत इत्यादि विषयों को और अन्य एग्ज़ाम के जो जीके जीएस आते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, अन्य विषय को भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको भी दिया जाएगा। तो चलिए, हमारे चैनल को द एग्ज़ाम कमेटी को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक करिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? ऑप्शन ए, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। ऑप्शन बी, वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव न होना। ऑप्शन सी, आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना। ऑप्शन डी, पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना। तो देखिए, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए और क्या आंसर हो सकता है। इस सारे क्वेश्चन ऐसे जो माइंड सेटअप पर है, तो इसका आंसर ये होगा, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति है। यह सीटेट 2023 में पूछा गया है, शिफ्ट 1 में, ये प्राइमरी में पूछा गया है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की अवधारणा है। क्रांतिक अवधि है क्या? तो क्रांतिक अवधि सभी व्यक्तियों के लिए सीखने की एक महत्वपूर्ण समय अवधि होती है। यह महत्वपूर्ण अवधि आमतौर पर लगभग 2 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होती है। यदि किसी व्यक्ति को इस अवधि के दौरान सही पर्यावरणीय प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो नए कौशल सीखने की उनकी क्षमता कमज़ोर हो जाएगी, जिससे बाद में जीवन में बहुत से सामाजिक कार्य प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 नंबर, स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण क्या है? हम लोग इसके पहले वाले वीडियो हमने स्थूल गत्यात्मक कौशल को बहुत अच्छा से बताया था। तो ऑप्शन ए भागना, ऑप्शन बी पकड़ना, ऑप्शन सी आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, ऑप्शन डी निचोड़ना। तो इसका आंसर क्या होगा? स्थूल गत्यात्मक कौशल। यानी स्थूल गत्यात्मक कौशल वह होता है जिसमें शरीर पूरी तरह एक्टिव हो, जैसे तैरना, दौड़ना, ये सब क्या है? स्थूल गति कौशल है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी भागना। क्योंकि जब आप दौड़ते हैं, जब आप भागते हैं, तो आपके शरीर का मोमेंट पूरी तरह होता है, वो पूरी तरह घूमता है, पूरी तरह नाचता है, पूरी मांसपेशियाँ दौड़ने लगती है। तो इसीलिए ऑप्शन ए होगा, भागना। इसकी व्याख्या देख लीजिए। स्थूल गत्यात्मक कौशल वे बड़ी गतिविधियाँ एवं क्रियाएं हैं जो शिशु अपनी बाजुओं, पैरों या पूरे शरीर के जरिए करते हैं। घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना और भागना, ये सारे क्या है? स्थूल गति कौशल के उदाहरण है। खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना, भागना स्थूल क्या है? गत्यात्मक कौशल के उदाहरण है। जबकि अब दूसरा आता है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। इसमें क्या होता है? वे छोटी गतिविधियाँ होती हैं और अपने हाथ से भी करते हैं, जिसमें छोटी मांसपेशियाँ सक्रिय होकर कार्य करती है। जैसे कलाई पैरों की उंगलियाँ, किसी चीज़ को पकड़ना, उठना, लिखना, बैठना, सुई में धागा डालना, ये सब क्या हैं? स्थूल गति कौशल के उदाहरण है। जैसे बैठकर पढ़ना भी एक तरह से स्थूल गति कौशल का उदाहरण है। जैसे लिखना, ये क्या है? स्थूल गति कौशल के उदाहरण है। और आगे देखते हैं, ये सब क्या है? सॉरी दोस्तों, ये सब क्या है? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के उदाहरण है। कलाई में पैरों की उंगलियां, किसी चीज़ का पकड़ना, उठना, लिखना है, ये क्या है? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के उदाहरण है। जबकि हमने स्थूल गत्यात्मक कौशल को देखा था
तैरना हो गया, दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, ये सब क्या है स्थूल गत्यात्मक कौशल होते हैं। जबकि कलाई, पैरों, उंगलियां, किसी चीज़ को पकड़ना, उठाना, ये सब क्या है गत्यात्मक कौशल यानी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। यानी सूक्ष्म, नाम से स्पष्ट होता है सूक्ष्म। लिखना क्या है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन 24, क्वेश्चन नंबर 24, एक पेंसिल को पकड़ना डैश कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को ढकेलना डैश कौशल का उदाहरण है। तब देखिए दोस्तों, आप लोग खुद बताइए, मैं आंसर नहीं दिखाऊंगा। एक पेंसिल को पकड़ना ये क्या है कौशल का, कौन सा कौशल का, जबकि फुटबॉल को ढकेलना ये कौन सा कौशल का उदाहरण है। देखिए, एक पेंसिल को पकड़ना यानी जब आप पेंसिल को अपने हाथ से पकड़ते हैं तो यानी बहुत छोटी मांसपेशियाँ कार्य करती है, तो क्या हो गया ये सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण हो गए। ठीक है। जबकि आप फुटबॉल को ढकेलते हैं यानी हम पैरों से मारते हैं, दौड़ कर मारते हैं, तो क्या हो गया ये स्थूल गति कौशल का उदाहरण है। इसका आंसर क्या होगा ए होगा। देखिए ए होगा। ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक पेंसिल को पकड़ना सूक्ष्म गति कौशल को उदाहरण है, फाइन मोटर स्किल, जबकि फुटबॉल को ढकेलना ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है। फाइन मोटर स्किल यानी सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण आप लोग देख लीजिए। जैसे कोई बच्चा है या शिशु छोटी छोटी गतिविधियों का अंजाम देता है, जैसे उंगली, अंगूठे का इस्तेमाल करना, अंगूठे को चबाना, हाथों से मारना, ये सब क्या है सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। जबकि सकल गति कौशल यानी उसी को क्या कहते हैं, सकल को ही क्या कहते हैं स्थूल कहते हैं। इसीलिए आप लोग इंग्लिश वर्जन याद रखिए, ग्रॉस मोटर स्किल। ये वे बड़ी गतिविधियाँ एवं क्रियाएँ हैं जो बाजुओं, टांगों, पैरों, पूरे शरीर के जरिए करते हैं। घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना, साइकिल चलाना, ये सब क्या है सकल गति कौशल का उदाहरण यानी ग्रॉस मोटर स्किल, जिसे हम लोग स्थूल गति स्किल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25, कथन ए, अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। तर्क आर, बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। तो इसका आप लोग देखिए ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए आर दोनों गलत है। इसका आंसर क्या होगा ध्यान से पढ़िए। अभिभावकों को बाल अवस्था देखभाल संबंधी चर्चा में शामिल करना चाहिए। बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। और ये आगे व्याख्या करते देखिए, अभिभावकों को बाल अवस्था देखभाल संबंधित चर्चा में शामिल करना बिल्कुल करना चाहिए। जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, अगर वो बाल्यावस्था में देखभाल से संबंधित चर्चा में यानी जो डिस्कशन करते हैं उसमें शामिल करते हैं तो उनका जो है बौद्धिक विकास बहुत तेज़ गति से होगा। और आर कहता है, तर्क क्या कहता है, बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित, बिल्कुल पारिवारिक परिवेश प्रभावित होता है, इसीलिए इसकी व्याख्या भी सही है। यानी आप लोग तर्क कैसे लगा देंगे कि इसकी व्याख्या सही है, इसमें यहाँ पर देखिए शामिल करना चाहिए क्योंकि या इसलिए बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। इसकी आप लोग व्याख्या देख लीजिए, इसको आप लोग व्याख्या पढ़ लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26, हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी नैतिक विकास, ऑप्शन सी शारीरिक विकास, ऑप्शन डी सांस्कृतिक विकास। तो इसका आंसर क्या होगा नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट। ये बच्चा क्या है, यहाँ देखिए एक कीवर्ड हमेशा आप लोग पकड़िए, विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया पारस्परिकता यानी ये क्या है मोरल है। फिर भी निम्न विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और कार्यों और व्यवहारों पर तर्क वृत्ति का अध्ययन करता है, नैतिक विकास होगा। इसका आप लोग व्याख्या देख लीजिए।
इसका आप लोग व्याख्या जरूर पढ़िएगा कि व्याख्या से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है? ऑप्शन ए नैतिक विकास, ऑप्शन बी भाषा विकास, ऑप्शन सी शारीरिक विकास, ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास। ये सीटेट प्राइमरी में पूछा गया है 2023 में शिफ्ट 1 में। तो इसका आंसर देखते हैं, संवेगात्मक विकास यानी ऑप्शन डी होगा। यानी संवेगात्मक विकास भावनाओं से संबंधित होता है, यानी भावनाओं की प्रगति को अध्ययन करता है। यह हमारे मस्तिष्क से संवेगात्मक विकास संबंधित होता है। इसकी व्याख्या आप लोग देखिए, इसकी व्याख्या आप लोग जरूर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28 नंबर। हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है? ऑप्शन ए भावनात्मक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी सामाजिक। तो यानी क्या है यहाँ पर, क्या है बौद्धिक क्षमताएं यानी बौद्धिक तार्किक विचार, यानी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों सी होगा? क्योंकि यहाँ बौद्धिक विकास की बात करें जो यानी जो हमारे दिमाग से संबंधित है, जो संज्ञान में आता है, कॉन्जेनेटिव एक तरह से बोलते हैं। ये हमारे बौद्धिक यानी दिमाग से जब रिलेटेड होता है, तर्क आता है तो ये संज्ञान होता है। जब भावना आएगा तो इमोशन होगा, शारीरिक कुछ शरीर से संबंधित होगा, सामाजिक कुछ सोशल इंस्ट्रक्ट से संबंधित होगा। लेकिन यहाँ क्या है बौद्धिक क्षमता है, एक शब्द पकड़िए बौद्धिक क्षमता है, यानी संज्ञानात्मक से संबंधित है। ऑप्शन सी होगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र बौद्धिक क्षमताओं जैसे ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनात्मकता से संबंधित है। ठीक है, इसकी और व्याख्या देखिए। यह किसी समस्या को समझने, सीखने, तर्क करने, सोचने और समझने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। एक बच्चे को जितने अधिक अवसर मिलते हैं उसका संज्ञान उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि वह इन अवसरों से सीखकर अपनी मानसिक क्षमताओं को जोड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29 नंबर। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? आनुवंशिक प्रवृत्तियाँ, ऑप्शन ए है, यानी ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, ऑप्शन सी भौतिक वातावरण। ठीक है, तो विकास किस पर निर्भर करता है आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसके आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? सभी होगा, डी। क्यों डी होगा? क्योंकि विकास आनुवंशिक प्रवृत्ति भी होती है, सामाजिक संस्कृति भी होती है, भौतिक वातावरण भी होते हैं। यानी विकास हर चीज़ से, सोशल, सामाजिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित होता है। इसलिए इसका आंसर डी होगा, यानी उपरोक्त सभी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। इसकी व्याख्या देखिए, इसकी व्याख्या आप लोग जरूर पढ़िए, व्याख्या से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी संवेगात्मक, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी नैतिक। यानी बुद्धि, समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन, ये किससे संबंधित है? मानवीय क्षमता है। आप बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए। ऑप्शन सी होगा। क्यों सी होगा? क्योंकि यहाँ संज्ञान बौद्धिक है, यानी बुद्धि है, समस्या समाधान है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समालोचनात्मक है, इसीलिए सी होगा। हमेशा कीवर्ड आप लोग सीटेट में पकड़िए, तभी आप लोग सीटेट को पास कर पाएंगे। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत मानसिक क्रियाओं के द्वारा
अधिगम को प्राप्त करते हैं। संज्ञान के अंतर्गत ज्ञान, संवेदना, समग्रता, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, तर्क, अनुप्रयोग इत्यादि से संबंधित होता है। संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति जानकारी प्राप्त करता है, समस्या का हल निकालता है, चिंतन एवं तर्क करता है, दो वस्तुओं के बीच विभेद करता है, संकल्पना को याद करता है। तो आप उसकी व्याख्या देख लीजिए, व्याख्याएं बहुत हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन, तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करते हैं? तो ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी गत्यात्मक, ऑप्शन डी सामाजिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक। तो इसका आंसर क्या होगा? फिर आ गया बौद्धिक योग्यता, तो फटाक से आप इसका आंसर डी लगा दीजिए। संज्ञानात्मक यानी समस्या समाधान है, तो जाहिर सी बात है डी होगा संज्ञानात्मक। ये सीटेट प्राइमरी में पूछा गया 2023 में शिफ्ट 1 में। तो जो लोग सीटेट इस बार पास करना चाहते हैं और अन्य क्षेत्र में फॉर्म भरना चाहते हैं, बिहार में TRE 4 भी आने वाला है, तो आप लोग सीटेट ज़रूर पास करिए ताकि आप लोग फॉर्म भर सकें। तो हम लोग अगला क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 32 स्टार्ट करते हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। ऑप्शन ए अधोगामी शीर्षगामी, ऑप्शन बी परिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, ऑप्शन सी परिष्कृत, इसी को बोलते हैं सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, डी शीर्षगामी अधोगामी। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इजी नहीं है, इसीलिए आप लोग सीटेट को बिल्कुल हल्के में ना लें। जो लोग उनसे पूछिएगा, जो लोग हल्के में लिए हैं वो अवश्य ही फेल हुए हैं। इसीलिए आप लोग एक बार में पास करना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जोड़िए, और हम बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन ही कराएंगे। बिल्कुल कोई बकवास नहीं होगा, केवल पढ़ाई की ही बातें होगी। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी होगा परिष्कृत स्थूल चालक विकास और परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। इसकी आप लोग व्याख्या देख लीजिए, सीटेट पूछा 2019 पूछा गया है। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम अपरिष्कृत स्थूल चालक परिष्कृत से सूक्ष्म चालक विकास तक है। तो इसका आप लोग व्याख्या जरूर पढ़िएगा। हम आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप लोग व्याख्या जरूर पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, हम आगे बढ़ें। चलिए तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वयस्कता का संक्रमण यानी जो एडल्ट हैं। इसका आंसर क्या? किशोरावस्था होगा, डी। क्यों किशोरावस्था होगा? क्योंकि यहाँ बोला वयस्कता यानी जो 18 वर्ष से ऊपर हैं या 18 वर्ष के, उसको क्या बोलते हैं? संक्रमण की पहल करती है, यानी उत्तेजना की भावना उन लोगों में होती है, वो किशोरावस्था में होते हैं उस समय। यह किशोरावस्था एक तरह से उछाल की अवस्था है, इसी में सारे इमोशन उभर कर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या जरूर पढ़िए। ऑप्शन डी इसका सही किशोरावस्था, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा प्रौढ़ावस्था वयस्कता के बीच का संक्रमण काल होने के कारण इसे जीवन का सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है। इस अवधि में बालक दोनों ही अवस्थाओं में रहता है, न तो उसे बालक ही समझा जाता है और न ही प्रौढ़ के रूप में स्वीकृति मिलती है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, यानी मेच्योरिटी, तथा जिसकी समाप्ति पर वह पूर्ण परिपक्व व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? ए संज्ञानात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, ऑप्शन बी शारीरिक, व्यक्तित्व,
आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। ऑप्शन सी सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व। ऑप्शन डी शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो इसका आप लोग आंसर सोचिए क्या होगा। इसका आंसर जल्द से जल्द आप लोग बताइए। विकास के आयामों की सही पहचान क्या करता है? इसका आंसर आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन डी विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक बालिकाओं के व्यवहार में विभिन्न प्रकार के अनेक परिवर्तन होते हैं। बालक बालिकाओं के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के आधार पर विकास को अग्रांकित आयामों में व्यक्त किया जा सकता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेदनात्मक विकास, नैतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 35, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक। ऑप्शन बी अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक। ऑप्शन सी सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। ऑप्शन डी अमूर्त, सांवेदिक और मूर्त। सीटेट 2021 में ये पूछा गया है। इसके आंसर क्या होगा? पहले क्या होगा? पहले अमूर्त वाला होगा, यानी संवेदिक, मूर्त और अमूर्त। इसका आंसर सी होगा। जन्म से किशोरावस्था बच्चों में विकास की क्रम क्या होती है? संवेदिक होती है। मूर्त मतलब जो व्यक्ति क्या कर सके, देख सके, टच कर सके, वो मूर्त होता है। अमूर्त जो नहीं दिखता वो अमूर्त होता है, जो दिखता है वो मूर्त होता है। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग। इसकी व्याख्या के स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेदिक चरण है, ये व्याख्या पढ़ लीजिए। जन्म से 2 वर्ष तक होता है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 या 12 वर्ष तक होता है। इसकी व्याख्या जरूर देखिए यहाँ नीचे दिया भी है व्याख्या में। संवेदिक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त चरण, अमूर्त चरण। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी होता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगमों से ही होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, बिल्कुल गलत है। जहाँ केवल वर्ड है वो 99% ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि विकास केवल बाल्यावस्था में नहीं होता है। विकास बहुआयामी होता है। ऑप्शन बी सी विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, यानी ऑप्शन बी होगा। विकास बहुआयामी होता है क्योंकि हर क्षेत्र में विकास होता है। सी क्यों गलती है? क्योंकि सभी के लिए समान। विकास हमेशा समान नहीं होता है, थोड़े ज़्यादा थोड़े कम। सभी संस्कृतियों में विकास समान नहीं होता है। किसी की डेवलपमेंट थोड़ी कम होती है, किसी की डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। और डी का है विकास केवल बाल्यावस्था में बिल्कुल नहीं, केवल विद्यालय में बिल्कुल नहीं होता है। और विकास बहुआयामी होता है, विभिन्न अवस्थाओं में होता है। जीवन पर्यंत विकास चलता रहता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस है। विकास कभी रुकता नहीं है। जन्म से लेकर मरण तक विकास होता ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ऑप्शन ए मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। ऑप्शन बी किशोरावस्था एवं वयस्कता। ऑप्शन सी शैशवावस्था में प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन डी प्रारंभिक बाल्यावस्था में मध्य बाल्यावस्था। तो ये सीटेट 2019 में पूछा गया है। इसका आंसर सी होगा, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो इसके आंसर ले लीजिए, व्याख्या जरूर पढ़िएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। बाल विकास के सिद्धांत क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 38, विकास के संदर्भ में समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन सी चुनौतीपूर्ण अवधि कहलाती है। देखिए इसको क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसका आंसर क्या होगा? चुनौतीपूर्ण।
इसे अब व्याख्या जरूर पढ़िएगा, व्याख्या से भी सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पर पहुँचते हैं। अभिकथन है 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और 6 रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कारण आर, बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है। ए और ए की आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ए आर की व्याख्या करते हैं, व्याख्या नहीं करता है, तो आप लोग यहाँ पर जिसे दबाव नहीं डालता है क्योंकि या इसलिए बोलकर आप लोग अगला आर वाला ज़रूर पढ़ें, तो आप लोग को आंसर का पता ज़रूर चलेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समय दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए, विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। ऑप्शन बी, अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। ऑप्शन सी, मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ऑप्शन डी, बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। तो ये सीटेट प्राइमरी 2024 में पूछा गया, यानी क्या लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है। तो ऑप्शन सी होगा, मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। तो इसका आंसर सी होगा। इसकी आप लोग व्याख्या पढ़िएगा, क्योंकि हम व्याख्या ज़्यादा करेंगे तो वीडियो लंबा बनेगा, इसीलिए हम व्याख्या नहीं कर, आप लोग व्याख्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन बी, विकास एक असतत प्रक्रिया। ऑप्शन सी, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। ऑप्शन डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। तो इसका आंसर सी होगा, विकास एक चक्रीय तरीके से होता है, कभी रैखिक नहीं होता है, यानी लीनियर नहीं होता है, वो चक्रीय होता है, वो विकास घूमता रहता है। विकास कभी भी रैखिक नहीं है, मतलब वो विकास कभी भी सीधा नहीं होता है। बिल्कुल सही है, विकास रैखिक नहीं है, यानी कभी विकास सीधा नहीं होता है, वो एक चक्रीय तरीके से 365 डिग्री की तरह घूमता रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। जुलाई 2024 में प्राइमरी में पूछा गया। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हम लोग फिर कल अगला इसके आगे CDP का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 से क्वेश्चन नंबर 42 से। कमेंट में इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर ज़रूर दें और बताइए आप लोग वीडियो कैसा लगा और हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं और कौन सा वीडियो बनाएं। हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। हम पूरे मन से आप लोग को तैयारी ज़रूर कराएंगे, या आप लोग इस बार 8 फरवरी को सीटेट ज़रूर पास होइएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए हम लोग कल अब मिलते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।